दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 9 महत्वपूर्ण बातें जिसे हमने अनुकरण करके, जिसका हमने फॉलो करके अपने बिजनेस में टिके रहें, उस असफलता को दूर रखें और कैसे हमने सफलता की और हमने अपना हमेशा एक पद आगे बढ़ाते रहें। आज आपको हम बताएंगे कि कौन सा वो 9 महत्वपूर्ण बात है जिसका आप भी अनुकरण कर सकते हैं और अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपने कपड़ों के धंधों में आप हमेशा बने रह सकते हैं। कभी भी कोई असफलता आपको नहीं छुएगी। चलिए जानते हैं वो क्या बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। एजम एक्सपोर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज चलिए हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप वो कौन 9 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आप हमेशा फॉलो करेंगे। मार्केट हमेशा चेंज होता है, लेकिन ये 9 बातों का अगर आप बने रहेंगे, आप कभी भी असफलता की ओर कभी नहीं देखेंगे। पहली बात, आपको जब भी आप कपड़े में नए अगर आप आना चाहते हैं, मार्केट रिसर्च मस्ट है। पहली बात है आपके लिए मार्केट रिसर्च करना। आप कभी भी जा रहे हैं, आपका अगर कोई लोकेशन है, आप घर से करना चाहते हैं, आपने कोई कपड़ों का दुकान देकर रखा है, लोकेशन है, सबसे पहले आप अपना लोकेशन में कंपटीशन क्या है, कंपटीशन को आप जाइए, वहां पे रिसर्च करिए कि आपके आसपास क्या पब्लिक है, क्या वो खरीदना चाहती है, उनके पास क्या रिक्वायरमेंट रहता है। आप जाइए किसी दुकान के पास, अपने मान लीजिए कि आपके पास एक लोकेशन है, उसके आसपास 10 दुकानें हैं। अब वो 10 दुकानों में आप जाइए, वहां पे पता करिए कि आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल विंडो शॉपिंग करिए। देखिए कि वो लोग क्या रखते हैं अपने काउंटर में, क्या ऑफर करते हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या क्वालिटी है, क्या डिजाइन है। मान के चलिए कि अभी हम जैसे बनाते हैं शर्ट्स, कुर्ता, तो आपको अगर आप कपड़ों में आना है, आप कपड़ा का काउंटर खोल रहे हैं, मेंस वेयर का खोल रहे हैं, आप शर्ट, पैंट, जीन्स, ये सारे टी शर्ट्स, लोअर, सब मेंस वेयर कलेक्शन रखने वाले हैं, तो आप अपने कंपटीशन में जाइए, आप अपने मार्केट में जाइए और पता करिए कि दुकानों में क्या रखा जा रहा है काउंटर में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये पता करने के लिए आपको किस रेंज का माल रखना है, क्या डिजाइन का माल रखना है, क्या वहां पे लोग अधिक पसंद करते हैं लेने में। तो ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी भी रिसर्च करने से पहले तुरंत ही आप, अगर आप बहुत सोच रहे हैं कि आपको व्यापार डालना है, कपड़ों का व्यापार डालना है, आपके पास पूंजी आ चुकी है, बिना रिसर्च के कभी भी आप डायरेक्टली कूदिए मत, जंप ना करिए बिजनेस में कि आपके पास इन्वेस्ट कर दिया, आपने कपड़े का दुकान खोल लिया, लेकिन आपसे ग्राहक खरीद ही नहीं रहे। रिसर्च बहुत मस्ट है, ये आपको करना ही करना है। इससे आपका एक मनोबल भी बढ़ेगा, साथ ही में आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपको लंबे टिके रहने के लिए आपके पास किस तरह की माल होने चाहिए, क्या आपके यूनिक आपको पॉइंट बनाना है जो कि मार्केट में नहीं है। ये रही दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर पूंजी लेके आ रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास मान के चलिए कि एक बजट है, आप धंधा करना चाहते हैं, एक उदाहरण के तौर पे अगर आप मान के चलते हैं आपने 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा 5 लाख एक ही बार में माल खरीद लीजिए, दुकान में लगा लीजिए, इंटीरियर कर लीजिए। एक ही साथ पूंजी आप मत लगाइए, क्योंकि शुरुआत में जब भी आरंभ में आप कोई अपना माल भरेंगे, आप अपने मन से माल भरेंगे। ये अपना जो आपने रिसर्च किया होगा मार्केट में, उसके हिसाब से आप माल अपने दुकान में फिल करेंगे। लेकिन जब आप काउंटर में दिखाएंगे, शो करेंगे, ग्राहक आपके पास आने लगेंगे, तो आपके पास कस्टमर्स एक अपना स्वयं का पर्सनल एक डिमांड करते हैं कि सर जी हमें ये डिजाइन चाहिए, ये साइजेस चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, ये कलर्स में चाहिए, इस तरह के माल चाहिए। ये फुलफिल करने के लिए आपको रिफिल करना पड़ता है, आपको वापस एक नए माल भराना पड़ता है, उस समय आपको पूंजी लगेगी। ये आपका जो माल रखा हुआ है वो रखा हुआ है, साथ में आपको कस्टमर डिमांड्स भी फुलफिल करने हैं। तो इस समय में कस्टमर आपको बताता है कि उनको क्या डिमांड है, वे क्या चाहते हैं। अगर आपके पास महीने भर में 40 कस्टमर भी आते हैं, तो 20 कस्टमर आपको ये बताने वाले रहेंगे ही रहेंगे कि वे क्या चाहते हैं, वे आगे इनको किस तरह का माल चाहिए। फीडबैक तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि आपको कस्टमर्स को अगर फुलफिल करना है उनका डिमांड, तो उसके लिए आप पूंजी बचा के रखिए। पूरा पूंजी, पूरा एक साथ लागत मत लगा दीजिए पहले ही ट्रांजैक्शन में। मान के चलिए अगर आपने 5 लाख का, अगर आपने एक पूंजी, एक बजट सेट किया हुआ है कि आपको लगाना है व्यापार में, कपड़े का एक दुकान खोलना है, तो सबसे पहले काम करिए कि आप 2 से 3 लाख का ही माल खरीदिए। क्या बाकी 1 लाख का अगर आपने इंटीरियर और काउंटर और बाकी फर्नीचर में डाल देते हैं, 2 लाख भी अगर आप साइड रखते हैं, तो इससे होगा ये कि जो कस्टमर का जो डिमांड रहेगा वो फुलफिल कर पाएंगे आप। कस्टमर अभी क्या कह रहा है, उनका क्या डिमांड है, मार्केट में जो चल रहा है, आपने जो रिसर्च किया वो माल आपने भरा लिया, कस्टमर्स वो ले भी रहे हैं, लेकिन आगे कस्टमर्स क्या मांग रहे हैं, क्या ट्रेंड आने वाला है, क्या सीजन आने वाला है, उसको आपको फुलफिल करते रहना पड़ेगा। पूंजी आपको हमेशा एक कैपिटल
साइड में रखना है, जिससे कि जो ट्रेंड है, जो डिमांड है, वो फुलफिल करने के काम आएगा। ये आपके लिए सेकंड महत्वपूर्ण बात है, हमेशा रखिए। नहीं तो अगर आप एग्जॉस्ट हो गए, आपका सारा पूंजी लग गया, इसके बाद फुलफिल नहीं कर पा रहे, कस्टमर्स एक दुकान से दूसरे दुकान डोलने में टाइम नहीं लगाएगा, वो तुरंत ही दूसरे दुकान में जाएगा जहां पे उनको मिल जाएगा। आपको ये चीज के लिए एक हमेशा कैपिटल अलग से रखना ही रखना है, जिससे कि आपको ट्रेंडिंग आइटम हमेशा आपको अवेलेबल करवा सके आप। तीसरा बात हम समझते हैं कि तीसरे में आपको क्या ध्यान रखना है। आपने एक पूंजी लगा दिया, अपना माल भर दिया, अब आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन खत्म कर दें। आपके आसपास अगर 2, 4 या 6 दुकान है, आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आप तक आए। इसके लिए आपने क्या किया, सबसे सरल एक काम होता है जो कि हर कोई करता है और करने की एक इच्छा रखता है, कि वो सबसे पहले अपनी मार्जिन घटा देता है। अब वो सोचेगा कि उसने 500 का जीन्स लाया, सभी लोग वो मार्केट में बेच रहे हैं 1000 रुपए में या 900 रुपए में। आप क्या करेंगे कि वो 500 की जीन्स को मात्र अब 600, 650 में ही बेचेंगे, या फिर और थिन मार्जिन रखेंगे। थिन मार्जिन रखने से इसमें एक बात होती है कि कस्टमर्स आपके पास अट्रैक्ट जरूर होते हैं। कस्टमर्स आपके पास तब तक बने रह जाएंगे जब तक के पास आपका सस्ता माल बिक रहा है। लेकिन इसमें आपको लंबा चलना है, व्यापार आज भर नहीं करना है आपको। व्यापार अगर आपने खोला है और आप चाहते हैं कि जीवन भर आपका कपड़ा व्यापार बढ़े, आपका 1 से 2 दुकान, 2 से 3 दुकान बढ़े, इसके लिए आपको एक कंफर्टेबल मार्जिन रखना ही पड़ेगा, जिससे कि आप दुकान का बिल, भाड़ा, खर्चा सब कुछ निकाल सके, अपने घर खर्चा सब कुछ आपको मेंटेन करना है। इसके लिए आपके लिए ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक कंफर्टेबल मार्जिन को बनाए रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 500 का जींस लेके आइए और तुरंत आप उसको 1000, 1500 में बेचना आरंभ कर दीजिए। आप एक फॉलो कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए कि 500 का जीन्स है, आपको अगर 700, 750 में बेच रहे हैं, अगर आपका वो कंफर्टेबल मार्जिन है, अगर आपको लग रहा है कि आप जो 200 रुपया बचा ले रहे हैं, इससे आप अपना स्वयं का खर्चा, घाले का खर्चा, सारा व्यापार का जो एक्सपेंसेस है, वो अगर आपका पर्सनल एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस कवर कर ले रहे हैं, तो इससे आप लंबा चल पाएंगे। आपको कस्टमर्स के भी पॉकेट का भी ध्यान रखना है, साथ में अपने भी खर्चों का ध्यान रखना है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ही यूनिक ढूंढे कि जिससे कि कस्टमर खर्च करने में हिचकिचाए नहीं, साथ में आपको उसमें मार्जिन मिल जाए। कई बार आप देखते होंगे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे हमारे कस्टमर्स कहते हैं, एक आपका पर्सनल उदाहरण देता हूं। मान के चलिए आपने जीन्स लिया, शर्ट लिया, कई बार कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो टोपी लेके आते हैं, चश्मा लेके आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लेके आते हैं जो कि कपड़े की दुकान में रखते हैं। अब होता ये है कि उनको शर्ट्स में ज्यादा कमाई नहीं हो पा रहा है, कंपटीशन के चलते जीन्स में कमाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन कस्टमर्स को एक टोपी आपके यहाँ पे रखा हुआ टोपी पसंद आ गया, आपने 50 रुपए की टोपी लेके आए, उसको 150 रुपए में बेच दिया, आपने 100 रुपए में बेच दिया। तो इससे हो ये रहा है कि आप शर्ट से जितना नहीं कमा पा रहे थे, आप वो चीज अभी आप टी शर्ट, आप टोपी से या चश्मे से या किसी और एसेसरीज से आप कमाने लग रहे हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर एक नीश निकालना पड़ेगा कि आप कहाँ पे मार्जिन निकाल सकते हैं। कभी भी आप कोई काउंटर में रख रहे हैं तो आप समझ के चलिए बनियान भी रखते हैं, रुमाल भी रखते हैं, सॉक्स भी रखते हैं, टोपी, बहुत कुछ रखते हैं। आप एक मेंस वेयर, अगर आप, मैं ये उदाहरण पकड़ के चल रहा हूँ कि आपने मेंस वेयर खोला है, तो मेंस वेयर में आप बहुत कुछ आप कवर करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें कि आप एक मार्जिन निकाल सकेंगे। तो आप कस्टमर्स अगर देखेंगे कि आपके पास ये आइटम भी अवेलेबल है, वो आइटम भी अवेलेबल है, हो सकता है कि आपके 2 आइटम में आप मार्जिन नहीं दे पा रहे, जो कि सब लोग बेच रहे हैं, वहां पे आपको मार्जिन नहीं निकल रहा है, लेकिन कोई 2 आइटम और भी रह सकता है जहां पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अच्छा खासा कैटलॉग मेंटेन करें, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक कैपिटल हमेशा साइड रखना पड़ेगा, जिससे कि आप स्वयं परचेस करने जाएंगे या फिर आपको रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर्स ये भी अट्रैक्ट होते हैं, इससे भी कस्टमर्स डिमांड है, परचेस है, उनका रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आप अपने दुकान में रख के एक अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। तो आप एक कंफर्टेबल मार्जिन मेंटेन करिए, ये आपके लिए मस्ट है, महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक थिन मार्जिन किया, कंपटीशन आपने मान के चलिए कि आपने खत्म कर दिया, कस्टमर्स आपके पास आ गए, अब आप सोच रहे हैं कि मार्जिन बढ़ा दें। कस्टमर्स केवल आपके पास पैसों के लिए ही रुके थे। अगर कोई चीज उनके पास मार्केट में 800 में, आपसे 700 में मिल रहा, 700 में ले रहे हैं, कल को आपने भी 800 कर दिया तो वो दूसरे जगह जाएंगे ही। इसके लिए आप शुरू से ही एक ऐसा मार्जिन लीजिए, यूनिकनेस एक बनाए रखिए अपने माल में, जो कि आपके कंपटीशन से अलग हो। साथ ही में आप एक अच्छा कंफर्टेबल मार्जिन रखिए, जिससे कि आप 1 से 2, 2 से 4 दुकान कर सके आपके पास। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी सीखा, ये पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, ये सभी कुछ फाइनेंशियल पॉइंट से था। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो कि चौथी बात है इस पूरे वीडियो में। चौथी बात है, आपको साइजेस हमेशा देखना है कि आप जो कपड़ों की खरीदी कर रहे हैं उसके साइजेस कैसे हैं।
क्या साइज उसका चोर साइज है, कट साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, ये ब्रांड साइज है। अब कोई भी कपड़ों को आप खरीदी करने जा रहे हैं, मान के चलते हैं कि आपने एक शर्ट खरीदने गए, शर्ट खरीदने जाएंगे मार्केट में, आप जा रहे हैं फला फला जगह पे, एक मान के चलते हैं आपने मुंबई मार्केट उतरे, उल्लासनगर, जैसे कि यहाँ पे आप उल्लासनगर मार्केट है। अब हमारे पास, मैं एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमारे पास कई बार व्यापारी आते हैं, वो बोलते हैं कि सर जी आपका ये पर्टिकुलर ये जो डिजाइन, ये पैटर्न वाला शर्ट है, ये मार्केट में बिक रहा है, मान के चलिए कि 250 में हम बेच रहे हैं, अब वो कहते हैं कि 230 में मार्केट में बिक रहा है, तो सर जी उनमें और आप में क्या फर्क है, हम तो उन्हीं से लेंगे, क्यों आपसे हम लोग 20 रुपया एक्स्ट्रा दें। तो ये बात, इसके लिए हमको उनको प्रॉपर डिटेल्स में बताना पड़ता है कि साइजेस क्या है, उनकी स्टिचिंग क्या है, उसकी सिलाई क्या है। अब कस्टमर्स को हम लोग साथ में उनके माल रख के दिखाते हैं कि आपने जो माल परचेस किया 230 में और जो हमारे पास 250 में, साइजेस में उसमें समझ लीजिए कि आपको धरती और आकाश का फर्क आ जाएगा। कैसे? एक तो आप देखेंगे कि उसमें जो साइज आ रहा है वो कट साइज होता है। अगर कस्टमर्स को बेचना है, कोई चीज ट्रेंड हो चुका है, मान के चलिए ये शॉर्ट कुर्ता है जो मैंने पहना हुआ है, ये ट्रेंड हो चुका है, अब ये मैंने एक पहना हुआ है एक्सेल साइज, कस्टमर को लग रहा है कि यही उनको माल मार्केट में 20 रुपए उनको और सस्ता मिल रहा है, तो क्या रहेगा, यही वो साइज को चोर साइज कर देंगे, यहाँ पे जो पट्टी है उसको और छोटा कर देंगे, यहाँ जो एक साइज रहता है जो कि आप देखेंगे कि बगल से लेके ऊपर तक रहता है कंधे से, इसका यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे ये चोर साइज कर देंगे। साइजेस जो मैं एक्सपीरियंस आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये जो स्लीव्स का जो लेंथ रहता है, ये लेंथ वो उनको कम कर देंगे, उसको आप देखेंगे कि शॉर्ट रहेगा, इसका जो साइजेस रहेगा ये इसमें 2 बटन की जगह 1 बटन, इसका जो कफ साइज है ये छोटा। छोटी छोटी बातों को अगर एक कारखाने के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर छोटी छोटी हम लोग चीजों भी अगर बचा लेते हैं, उसमें कपड़ा बच जाता है, वो कपड़े की सिलाई बच जाती है, जिससे कि आपको 15 से 20 रुपए का आपको डिफरेंस आना ही आना है। लेकिन अगर कोई कपड़ा आप बेचना चाहते हैं, अपने काउंटर पर रखना चाहते हैं, कस्टमर्स अगर उसे स्वयं पहनना चाहेगा, आप सबसे पहले अगर आप 20,000 का 50,000 का माल ले रहे हैं, तो आप 1-2 जोड़ी कपड़ा स्वयं पहन के देखिए कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कपड़े का धंधा ऐसा है कि आप बचपन से आपने कपड़ा पहना है, आपको भी एक्सपीरियंस है कि कपड़ा क्या होता है, बस क्योंकि आप ये धंधे में आ रहे हैं तो अब आपको टेक्निकल समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजों से क्या मैटर करता है। कस्टमर अगर लेगा वो कंफर्ट फील नहीं करेगा, यहाँ पे उनको यहाँ पे चुभ रहा है, यहाँ उनको टाइट लग रहा है, या फिर उनको जो कॉलर है छोटा लग रहा है, बड़ा है, ये जो भी है साइजेस आपको समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फर्मा क्या होता है, जिससे कि कस्टमर अगर एल ले रहा है तो उसको एल ही आए। अब चोर साइज का क्या आता है, जिसको एल आता था वो उसको एक्सेल पहनना पड़ेगा, ये चोर साइज हो गया। जो एम पहनता था अब उसको और छोटा साइज पहनना पड़ेगा या बड़ा साइज पहनना पड़ेगा। तो ये होता है कि एक कट साइज होता है। साइजेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पैंट लेने जा रहे हैं तो 28, 30, 34 का जो कमर होता है वो परफेक्ट है कि नहीं, उसका जो लेंथ है वो सही है कि नहीं। आप केवल पैसों के पीछे ना भागे कि ये 4 पैसा सस्ता माल है, हो सकता है कि ये अच्छा माल दे रहा है, वही चीज दिख रहा है, वही कपड़ा दिख रहा है, वही डिजाइन दिख रहा है, फिर हम लोग ये महंगा क्यों ले। आपको टेक्निकल पॉइंट से आप जाइए कि आप कोई, हमारे पास कई कई व्यापारी आते हैं जो कि मैं आपको एक पर्सनल बता रहा हूँ, वे मेजरमेंट लेके आते हैं, उनके पास मेजर माप रहता है, वे प्रॉपर चेक करते हैं कि उनके साइज जो जीन्स का लेंथ है वो फुल लेंथ है कि नहीं, जो कमर है वो प्रॉपर है कि नहीं, थाइस का जो लेंथ है वो प्रॉपर है कि नहीं। ये स्मार्ट तरीका है एक परचेस करने का। ये मैं सबको एक सलाह दूंगा कि आपको ये करना ही चाहिए। आपको एक बार आप जो रिटेल काउंटर है, जो पुराने हैं उनको तो आइडिया लग जाता है कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, जो नए हैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको। आप अगर कहीं से कपड़ा खरीदते हैं, वो 1-2 जोड़ी कपड़ा खरीदिए, उनका साइजेस देख लीजिए कि क्या साइज है, वही साइज आप समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड साइज है। अगर आप ब्रांड साइज जानते हैं तो ब्रांड साइज क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर एम साइज है तो ब्रांड उसको एक साइज बड़ा बनाता है। तो आप अगर अपना एल पहन रहे इंडियन साइज का, तो आप ब्रांड उसका एक साइज कम ही पहनेंगे, एम साइज पहनेंगे, क्योंकि वो बड़ा बनाते हैं, एक साइज बड़ा बनाते हैं। इंडियन कंज्यूमर जो रहता है, जो इंडियन मार्केट है, वहां पे स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड साइज आप देखेंगे। एक मैं शर्ट का उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे 38 रहता है, आगे पीछे दोनों मिला के अगर उसका चेस्ट देखेंगे 38 होता है। जो उसका लेंथ रहता है वो आपको देखेंगे कि 28, 29, 30 का ML XL का कटिंग चलता है। तो आपको एक साइजेस का आपको रेशियो पता होना चाहिए कि क्या कंधा होता है, क्या स्लीव्स होता है, पहनने में कंफर्टेबल है कि नहीं। स्पेशली एक बार आप 1-2 जोड़ी स्वयं पहन के देखिए। अगर आपने 50,000 लाख रुपए का माल उठाया है तो सबसे पहले आप स्वयं भी उसमें से 1-2 जोड़ी पहन के देखिए कि कंफर्ट है कि नहीं। आपको इससे समझ में आएगा कि आपने जो 2 सस्ता माल, पैसा सस्ता छोड़ के अगर स्टैंडर्ड लिया है तो क्यों लिया है। आप कस्टमर को उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो फला, आप अगर मान लीजिए कि 2 दुकान आगे से आप छोड़ के हमारे पास आए
क्यों आए? साइजेस का फर्क है, क्वालिटी का फर्क है, कलर का फर्क है, स्टिचिंग पूरा क्वालिटी आप अगर ए टू जेड टेक्निकल जानते हैं, जितना अधिक आपको जानकारी होगी टेक्निकल अपने कपड़ों के बारे में, उतना आप उसको व्यक्त कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे, कस्टमर्स को जस्टिफाई कर पाएंगे और कस्टमर हमेशा आपके पास बना रहेगा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, ये परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि आप परचेजिंग कर रहे हैं, परचेजिंग में आपको पता होना चाहिए कि साइजेस क्या है क्या नहीं है। साइजेस ही बहुत मैटर करता है परचेजिंग के टाइम पे। दोस्तों, पांचवा पॉइंट इस तरह से रहेगा कि आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर जो भी आपने बनाए हैं, मान लीजिए कि आपने महीने भर में 40 कस्टमर बनाए हैं, तो एक फॉलो अप, एक फीडबैक ये मस्ट है। पांचवा आपको बात ध्यान रखना है, फीडबैक, फॉलो अप अपने कस्टमर्स के साथ। जो कस्टमर्स आपके साथ जुड़ चुके हैं, बन चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, आपके साथ व्यापार कर चुके हैं, ले चुके हैं आपका माल, उनसे आपको फॉलो अप, फीडबैक, उनसे टच में रहना जरूरी है। आप महीने भर टच में कैसे रह सकते हैं? उसका बहुत सारा तरीका है। एक, आप कैटलॉग अपडेट कर सकते हैं हमेशा रेगुलर, या फिर जो रेगुलर नहीं कर सकते, आपका रेगुलर परचेसिंग नहीं है, तो आप वीकली अपडेट्स करिए। उस तरह से आप उनके टच में रह सकते हैं कि आपके पास ये नया कैटलॉग आया हुआ है। दूसरी बात कि आप अगर आपसे कोई माल ले रहा है, आप फीडबैक लीजिए। आप महीने भर में एक मान के चलिए कि आप एक महीने बाद फीडबैक ले रहे हैं, या फिर एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आप फीडबैक लेते हैं कि सर जी आपसे हमसे शर्ट लेके गए थे, जीन्स लेके गए थे, या फिर कोई भी आपसे सामान लेके गए थे, उसका क्या फीडबैक है, कैसा आपको क्वालिटी लग रहा है, पहनने में कैसा है, ये आपको कैसा क्वालिटी वाइज लग रहा है। अगर वो जो भी फीडबैक देंगे वो हमेशा आपसे खुश रहेंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको फीडबैक लेना है कस्टमर से, उनसे रिव्यू लेना है। इससे आपको समझ में आएगा जो आप परचेजिंग कर रहे हैं, जो आप काउंटर में माल ले रहे हैं, वो सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और साथ ही में आपको एक बात और समझना होगा, कस्टमर जब भी आपसे परचेजिंग करेंगे, आपको हमेशा उनसे बहुत ही प्रेम से, बड़े ही फुल टॉलरेंस आपको रखना है। कस्टमर्स नेगेटिव आपको रिव्यू दें या पॉजिटिव दें, ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर्स हमेशा आपको पॉजिटिव रिव्यू देगा। कई बार कस्टमर्स नेगेटिव रिव्यू देते कि नहीं आपका माल समझ में नहीं आया, रेट के हिसाब से सही नहीं है, कुछ समझ लीजिए वेग आपको एक बहुत ही जनरल बात बता रहे हैं कि नहीं, कस्टमर्स जैसा, मतलब वो कह रहे हैं कि शर्ट्स हमको जैसा चाहिए था वैसा मन का माल नहीं मिला। जो भी है आप उनको प्रेम से सुनिए और उनको बताइए कि सर जी हमारे पास नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक हमारे पास नया कैटलॉग अपडेट होगा, नया माल आने वाला है, इसमें आपको मैं आपके मन का माल दूंगा, आपको आप देखिएगा, पसंद करिएगा, आपको समझ में आएगा, एक बार आप आइएगा जरूर। जिससे कि एक प्रेम बना रहना चाहिए। कस्टमर के पास ऑप्शन है 10 दुकानों का हमेशा, वो आपसे इसीलिए जुड़ा है क्योंकि आप उनसे एक रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं। जब भी वो आप आए, आप उनसे हंस के मिलिए, प्रेम से मिलिए, उनसे हालचाल करिए। एक रिलेशनशिप बॉन्ड है जो कि आपको बनाए रखना है कस्टमर्स के साथ। इससे ही केवल अब व्यापार में आपने कोई प्रोडक्ट लिया हुआ है, मतलब कि प्रोडक्ट, पैसा, ये सब तो एकदम प्राइमरी चीज है। इसमें ये जो सेकेंडरी रहता है, ये एक समझ लीजिए कि चेरी ऑन द, वो बोलते हैं आपका एक केक के ऊपर चेरी रहता है, उस तरह का काम करेगा कि आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है कस्टमर्स के साथ। फीडबैक लीजिए कि सर जी क्या चल रहा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि हर कोई नहीं करता। मैं देखता हूं कि कस्टमर आए, लेके गए, इसके बाद बात खत्म, अब वो अगले पे टारगेट कर रहे हैं। आप अगर लोकल दुकान है, अगर आपने कपड़े का दुकान किया, काउंटर खोला हुआ है और आपके पास आसपास के लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 10 दुकान छोड़ के आप तक क्यों आए, क्योंकि वो आपने उनके साथ एक रिश्ता, एक आपने एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है, जिसके नाते वो सबसे पहले वो 10 दुकान छोड़ के आपके पास ही आएंगे। चलो पहले देखते हैं कि आपकी दुकान में क्या है, ये देखने के लिए वे आते हैं। जब वो आपके पास नहीं फुलफिल होगा तभी वो कहीं और ट्राई करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप कस्टमर के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। छठवां महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको कौन से प्राइस रेंज का माल मेंटेन करना है काउंटर में। आप दुकान में हैं और अगर आपने दुकान काउंटर खोल के रखा है, अब इसमें 2 तरह का चीज होता है, एक ऑफ सीजन होता है, एक समझ लीजिए ऑन सीजन होता है। फेस्टिवल सीजन आ गया, वेडिंग सीजन आ गया, कस्टमर्स ज्यादा अच्छा खर्च करना चाहते हैं, अच्छा माल लेना चाहते हैं, शादी में जाने के लिए, फेस्टिवल्स में जाने के लिए, कोई त्योहार में जाने के लिए, वो थोड़ा ज्यादा खर्च करने के लिए उनके पास पैसा होता है, वो उनके वैसा उनका बजट रहता है। लेकिन ऑफ सीजन हो गया, समझ लीजिए कि उनका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस ये सब चालू है, तो कस्टमर्स इसमें कम खर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे सेल्स वाला प्राइस रेंज चलता है। तो अगर आपने बनाया है, अपना एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि आप अच्छा ही माल मेंटेन करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि एक सीजन के बाद आपका माल, जो आपका धंधा है, वो जरा ठंडा हो जाएगा। इससे बचने के लिए, अगर आपको रेगुलर चलना है, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबा काम करें, इसके लिए आपको एक पूरे मार्केट का सीजन वाइज आपको समझना पड़ेगा कि क्या रेंज आपको रखना है। अब ऑफ सीजन है तो आप एक सेल्स के हिसाब से समझ लीजिए कि आप 1000 रुपए में एक जोड़ी कपड़ा बेच रहे हैं, या फिर आप
1,500 2,000 रुपए में, जैसा आपका पब्लिक, जैसा आपका मार्केट है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना है। अब हम हर कोई जानता है कि एक समझ लीजिए कि आपका अगस्त हो गया, अगस्त के बाद एक मार्केट उड़ जाता है, फिर इसके बाद फेस्टिवल्स चालू होता है, गणेश चतुर्थी, ईद या फिर कोई भी अगर त्योहार चालू हो जाता है, कस्टमर्स इसमें अच्छा खरीदी करते हैं, अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, थोड़ा उनमें पैसा खरीदने के लिए एक चाहत रहता है, उनका बजट रहता है, वो जानते हैं कि वहां पे उनको अच्छा कपड़ा लेना है फेस्टिवल्स में जाने के लिए, वेडिंग में जाने के लिए। तो वहां पे आपको एक उस तरह के फॉर्मेट का, उस तरह के टेस्ट का आपको एक कपड़ा मेंटेन करना है, स्टॉक मेंटेन करना है। लेकिन ऑफ सीजन हुआ तो ये मत सोचिए कि आपको अच्छा ही माल मेंटेन करना है, आप यही माल में मान के चलिए कि आपके पास अगर लो बजट का माल चल रहा है, आप लो ही रखना चाहते हैं, अच्छा नहीं माल रखेंगे, या फिर वाइस वर्सा, जैसा भी है आपको सीजन के हिसाब से माल मेंटेन करना है। अब जैसे कि पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हम लोग सीजन के हिसाब से माल बनाते भी हैं। अब ऑफ सीजन है तो हम लोग समझ लीजिए कि हम अगर मैं कोई शर्ट्स बना रहा हूं, मैं 100 रुपए से लेके 200 रुपए के शर्ट्स का जो एक रेंज है वो मेंटेन करता हूं ऑफ सीजन के लिए। ऑन सीजन कोई फेस्टिवल चालू हो गया, वेडिंग सीजन चालू हो गया, उसमें 200 से लेके 350 300 तक का एक जो आपका प्राइस रेंज है, मैं एक होलसेल के हिसाब से, एक मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आपको प्राइस रेंज बता रहा हूँ। वही चीज आपको फॉर्मेट आपको एक ये मेंटेन करना है रिटेल काउंटर में भी। रिटेल काउंटर में क्या होता है कि कोई कस्टमर ऑफ सीजन में अगर 500-600 रुपए ही एक शर्ट के पीछे खर्च कर रहा है, वो फेस्टिवल्स में, वेडिंग सीजन्स में क्या करेगा, वो 800 900 1000 1200 1500 का भी कपड़ा लेना चाहेगा। तो आपको दोनों तरह से मेंटेन करना है। सीजन आप समझ जाइए, शुरू में जो नए जो रिटेल काउंटर का दुकान खोलते हैं, जो नया शॉप डालते हैं, उन्हें परेशानी रहती है, उन्हें समझने में 1 से 2 सीजन जाना लगता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपको सीजन समझेंगे, उस हिसाब से आप अगर स्टॉक मेंटेन करेंगे, हमेशा आपके पास फुटफॉल रहेगा, पब्लिक आएगी आपके पास, जो भी सीजन रहेगा उस सीजन के हिसाब से आपके पास माल लेंगे वो। इसके लिए आप एक प्राइस रेंज हमेशा बना के रखिए, एक पूरा कैटलॉग बना के रखिए। कस्टमर अगर सस्ता मांग रहा है सस्ता दीजिए, अगर वो मिड रेंज मांग रहा है, हाई रेंज मांग रहा है, वैसा आप कैटलॉग मेंटेन करिए। उस हिसाब से आपको समझना होगा कस्टमर अगर काउंटर के अंदर आ रहा है, दुकान के अंदर आ रहा है, वो क्या चीज मांगना चाहता है। अगर वो मांग रहा है मिड रेंज का माल, तो उसको मिड रेंज का पूरा कैटलॉग दिखाइए कि ये सारा माल है। थोड़ा उनका टेस्ट अच्छा है, थोड़ा और खर्च करना चाहते हैं, थोड़ा और ऊपर हाई रेंज का माल दिखाइए। इससे उनको डिफरेंस भी समझ में आएगा। हो सकता है कि उन्होंने 500 का बजट बनाया था, उनके पॉकेट में 1000 रुपए है, तो 600-800 रुपए भी खर्च करने के लिए रेडी हो जाएंगे, अगर उनके नजर में अच्छा माल दिख जाएगा। तो कस्टमर्स के पास हमेशा पैसा होता है, लेकिन उनको माल देखने के लिए चाहिए कि अच्छा माल है कि नहीं है। उनके मन का भी माल हो, उनके बजट का भी माल हो, दोनों अगर सेट बैठ जाता है तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कैटलॉग मेंटेन करना। दोस्तों, 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट है आप ओल्ड स्टॉक कैसे मैनेज करते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टॉक है जो कि आपके रिटेल काउंटर में रखा है, आपने उसे लाया है, 15 दिन हो गया, वो नहीं निकला है। अब एक मान के चलते हैं कि 15-20 दिन से आपके पास स्टॉक रखा है, वो ओल्ड स्टॉक है। न्यू स्टॉक वो जो कि आपने कल ही और आज में आपने उसके परचेसिंग की है। आपके पास कस्टमर आता है, सबसे पहले आप कौन सा उसको माल दिखाएंगे, नया दिखाएंगे या पुराना वाला माल दिखाएंगे, ये बातों का भी आपको बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान देना पड़ेगा। आप समझ के चलिए कि कस्टमर्स आ रहा है, आपको कस्टमर बनाए भी रखना है, आप उससे एक जेन्युइन रिलेशनशिप भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपके एक दिमाग में एक उलझन रहेगी कि उन्हें नया माल बेचा जाए कि पुराना जो नया स्टाइल का माल लाया है, जो नया ट्रेंडिंग माल लाया है वो दिया जाए। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक नया कस्टमर अगर आ रहा है, आप सबसे पहले देखिए कि कस्टमर आपके पास पहली बार आ रहा है, नया आ रहा है, उनको नया माल प्रेजेंट करिए। साथ में जब आपने नया माल प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आप उनको ओल्ड स्टॉक जो कि 10-15 दिन पहले लाए थे, वो आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों अगर मिला के देख रहे हैं, कस्टमर्स को अगर पसंद आ रहा है तो वो अपने हिसाब से उनको जो लगेगा, जो उनको कंफर्ट फील होगा वो लेंगे। हो सकता है कि आपका ओल्ड स्टॉक कोई नहीं लेना चाहता है, तो जहां पे आपने मार्जिन पहले आपने एक कंफर्ट मार्जिन रखा था, वहां पे वो कंफर्ट मार्जिन में आप 19-20 का प्राइस रेंज में सेट कर सकते हैं उसको, वो स्टॉक को निकालने के लिए। लेकिन हमेशा जब भी कोई नया कस्टमर आए, उनके सामने सबसे पहले शुरू में आप अगर पूरा एक नया माल दिखा रहे, बिछा के दिखा रहे हैं, तो आप नया माल ही उनको दिखाइए, जिससे कि वो अगर वो 4 दुकान 10 दुकान छोड़ के आए हैं, आपके पास आए तो क्यों आए, क्योंकि आपके पास कुछ उन्होंने नया देखा। आपने जो डिस्प्ले लगाया हुआ था, जो मैनिक्यू पे लगाया हुआ था, उन्होंने देखा कि कुछ नया है, कुछ ट्रेंडिंग है, कुछ हटके। इसके लिए सबसे पहले आप जो नया माल लाए, जो ट्रेंडिंग माल लाए, सबसे पहले वही दिखाइए उनके पास। उसके बाद ही अब 10-15 पीस दिखाए, उसके बाद आप नया ओल्ड माल भी दिखाएंगे, तो दोनों मिला जुला के वो चलता रहेगा। माल बिकेगा ये जरूर है,
लेकिन आपको क्या पहले प्रेजेंट करना है, क्या बाद में प्रेजेंट करना है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आप ओल्ड स्टॉक को और न्यू स्टॉक को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, नए कस्टमर्स को और पहले के आपके कस्टमर्स को। जो कस्टमर्स आपसे पहले से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं आपके पास क्या स्टॉक है, आपने उनको डिस्प्ले किया हुआ था, अगर उनको रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपसे फिर से जुड़ेंगे। आगे पीछे करके आपको कैटलॉग महीने 2 महीने में आप उनको आगे पीछे अपडेट करते रहिए कि आपके पास ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये नया स्टॉक आया हुआ है। इस तरह से आप उसे पहन के सोशल मीडिया के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा कैटलॉग मेंटेन करिए, जिस हिसाब से आप कस्टमर से, जो भी नया कस्टमर आ रहा है, नंबर आप ले रहे हैं, उनसे आप टच में रह रहे हैं। तो इससे आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगा कि आप कस्टमर से जुड़े हुए हैं, वो आपसे कभी भी आज नहीं कल वो आपसे मेंटेन करेंगे, आपसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, आपसे फिर से आएंगे, खरीदी करेंगे ही करेंगे। ये आपके लिए था 7वां बड़ा। और अब जो बात होती है 8वां पॉइंट, सबसे मैं आपको बोलूंगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इन सारे पॉइंट में, जो कि है आपका रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, वो है आपका सॉफ्ट स्किल। आप किस तरह से कस्टमर से व्यवहार करते हैं, क्या बातें करते हैं, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उनसे क्या रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। आप जब भी कस्टमर आए, अगर वो आपके कपड़ों से, आपकी क्वालिटी से खुश नहीं है, अगर वो बता रहे हैं कि फला जगह पे, मतलब उन्होंने 4 दुकान आगे देखा, वहां पे यही सेम माल उनको 20 रुपए या 10 रुपए 50 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो आप रूड होके ये मत बोलिए कि आप एक काम करिए वहीं से जाके ले लीजिए, ऐसा मत कहिए। आप उन्हें जस्टिफाई करिए कि आपके पास ये माल क्यों उनसे अच्छा है, क्यों बेहतर है। फिर भी अगर आपके पास वही सेम माल वही सेम प्राइस पे अगर उनके पास थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो आप उनको और भी माल दिखा सकते हैं। कभी भी नेगेटिव पॉइंट, आपको नेगेटिव बातें, कोई शब्द कुछ नहीं बात करना है। कस्टमर्स को एक बात भी, आपकी एक शब्द भी चुप जाएगी, भले ही आपके पास 4 पैसा 10 पैसा सस्ता मिलता रहेगा वो चीज, लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा। वो 20 रुपए महंगा जाके लेगा, लेकिन उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो आपसे जुड़ेगा नहीं। इसके लिए कस्टमर्स का आपसे रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको पहले के भी पॉइंट्स में ये जुड़ा के बोला है, ये पॉइंट मैं अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करें। आपका जो शब्द है, आपका जो बातें हैं, आप हंस के उनसे बात करिए, स्माइल होना चाहिए आपके फेस पे। हमेशा आप उनसे जब भी बात करें उनको एक मिठास लगना चाहिए कि कस्टमर के लिए आपका जो एक बात है, आपका जो रिलेशनशिप है वो महत्वपूर्ण है, तो वो आपसे लेगा। वो और कहीं इंक्वायरी भी नहीं करेंगे कि उनके पास क्या रेट चल रहा है, क्या डिजाइन है। वो हमेशा पहले आपके पास आएंगे, अपना घर से निकलेंगे सीधा आपके पास आएंगे कि आपके पास क्या कलेक्शन है, पहले आप दिखाइए। इसके बाद ही जब वो अगर वो बोलेंगे कि उनके पास नहीं है, वो उनके टेस्ट का माल, तभी वो दूसरे दुकान में जाएंगे। सबसे पहले वो आप ही के पास आएंगे। ये तब होता है जब आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। हमारे, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, हमारे ट्रेडर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे धनी हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, हमारा रिलेशनशिप उनके साथ बहुत हम लोग अच्छा मेंटेन करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 100 लोग हैं और आप सबको खुश कर सकते हैं, किंतु आप अपना प्रयास तो दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रयास दें। आप कभी भी कोई कटु वचन ना बोलें। आप हमेशा एक सॉफ्ट स्किल रखें, जिससे कि आप कस्टमर्स को जब भी बात करें वो आपसे खुश रहे। आपके पास नहीं है माल, ना बोलना है तब भी आपको कैसे बोलना है, हाँ बोलना है तो कस्टमर्स आपसे ले रहे हैं, ये सारा कुछ जरूरी है। तो इस तरह से आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना जो सॉफ्ट स्किल है, जो आपका टॉलरेंस है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, कोई चीज गलत बोल रहा है, उसको भी आप कैसे हंस के आप उसको उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कला है जो कि मार्केट में जिसने जीत लिया वो मार्केट जीत लेता है। कस्टमर्स को जो अगर बातों में, जो रिलेशनशिप में आगे ले आता है, वही है जो कि मार्केट में लंबे टिकता है। कस्टमर हमेशा आपसे बना रहेगा, तो इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास बेस्ट माल है, इसलिए कि मार्केट में सबसे अच्छा व्यवहार आपका है। आपके पास माल तो सब पूरे मार्केट में रहता है, लेकिन व्यवहार सबके पास नहीं रहता है। वो व्यवहार सीखेंगे तो आप हमेशा मार्केट में बने रहेंगे। आपके पास आज पैसा है, कल पैसा नहीं है, कस्टमर आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह से ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और लास्ट आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, कभी भी आपको मार्केट में टिकना है तो आप एक चीज का बात ध्यान रखिए कि जो आदमी अगर वो गिव अप कर गया, जो हार मान गया, वो नहीं टिक पाएगा। आपके पास हमेशा कपड़े के धंधे में एक मंदी आती है, एक महीना आता है, एक हफ्ता आता है जहां पे आपको कोई आपका मतलब बोनी तक नहीं होगा। तो ऐसे में आपको हार नहीं मानना है। आप अपना प्रयास, आप अपना इनपुट दीजिए। आप हमेशा डिस्प्ले करिए, आपके पास नया कैटलॉग आए वही कैटलॉग आप पहन के अलग अलग जरिए से आप उसको आप डिस्प्ले करिए, कस्टमर्स को दिखाइए। आज के डेट में सोशल मीडिया हो गया है, आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, क्या कुछ नहीं है, शेयर चैट, स्नैपचैट, बहुत कुछ है हम जो जानते हैं, जो कि रिटेल काउंटर आज के डेट में वो यूज करते ही हैं। अगर आप निराश हो जा रहे हैं कि इससे क्या होगा, कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे क्या होगा,
ये कैसे आप तय करेंगे कि आपका खर्चा निकल पाएगा कि नहीं। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिविटी थॉट्स आने लगते हैं। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि ऑफ सीजन में ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपकी बोनी तक नहीं होगी, 1 दिन 2 दिन। ऐसे में आपको अपना इनपुट देना है, आप प्रेजेंट करिए, कुछ ना कुछ आप काम करते रहेंगे तो आपका क्या होगा कि जब भी सीजन उठेगा सबसे पहले आप मार्केट में हर जगह होंगे, आपका एक कैटलॉग रहेगा। कस्टमर्स को नहीं लेना है, वो खर्च नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जब वो उनके पास लेना रहेगा तो किसके पास पहले जाना है। तो इसके लिए आप हमेशा अपना इनपुट देते रहिए। अगर आपने हार मान के अपना गिव अप कर दिया, आप बिजनेस बंद कर देंगे तो इससे एक ही बात होगा, इससे आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके जो मार्केट में बैठे हैं और दुकान है, उनके लिए ही ये सहूलियत होगी, उनकी सहायता होगी कि चलो एक कंपटीशन से एक आदमी हट गया। आपको अगर मेंटेन करना है जीवन भर, अगर आपको ये व्यापार करना है, बढ़ोतरी करनी है, कभी भी डटे रहना है, तो आप हमेशा प्रयास करिए, इनपुट देते रहिए, सीजन रहे ना रहे। ऑफ सीजन में बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है। आपके पास जब ग्राहक नहीं होते तो आप ऐसे में क्या करें, ये सारा कुछ आप सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स है जो कि आप निकाल के रख सकते हैं। आप एक मैनेजमेंट में अगर आपने सीखा होगा, बिजनेस मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि कोई काम में अगर आप 3 साल टिक गए, कोई व्यापार है, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि अगर मैं देखा हूं कोई कपड़े व्यापार में अगर कोई 3 साल भी टिक गया, इसका मतलब वो जीवन भर वो व्यापार कर पाएगा। इसके लिए आपके पास 3 साल में ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट उत्पन्न होंगे जहां पे आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो आगे हमको ये बंद करना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर आपने वो पार कर गए तो आगे हर तरह का आपके पास कोई मुसीबत आएगा, आप उसे झेल पाएंगे और इस तरह से आप बिजनेस में टिक पाएंगे। ये 3 साल आपको किसी तरह से टिकना है, आप मन बना के रखिए। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास पूंजी आ गए 5 लाख 10 लाख, अब आप बिजनेस में हाथ डाल दीजिए। दिमाग में मान के चलिए कि आपको पहले 1 साल 2 साल आपको सफलता जो आप सोचे हैं, जो इमेजिन किए, वहां पे आपको नहीं मिलेगी। आपको एक मार्केट मेंटेन करने के लिए, नाम मेंटेन करने के लिए टाइम लगेगा। 3 साल तो आप मान के चलिए कि आपको वो सफलता नहीं मिलेगी जिसका आप हमेशा से इच्छा रखते थे। इसके लिए जब भी आप व्यापार में उतरे, एक थॉट आप पहले से ही आप माइंडसेट बना के चलिए कि आपको खूब सारा मेहनत करना है। भले ही आपको आउटपुट उसका 10% आए या 5% आए, लेकिन आपको हमेशा इसका आपको एक इनपुट देते रहना है। आपको 100%, 1000% देना पड़ेगा, आप दीजिए। आपको 3 साल तक लगातार मेहनत करना है। इसके बाद ही आपका जब मार्केट में आप चमकेंगे, आपका नाम होगा, लोग आपको जानेंगे, आप बने हुए हैं। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है माल के साथ। आप हमेशा काउंटर पे बैठे हुए हैं, जब आपका कस्टमर चाहता है तब आप वहां से उनसे मिलते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे पॉइंट से आपको मेंटेन करना है। कभी गिव अप मत करिए। 10वां महत्वपूर्ण यही पॉइंट है कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है। 3 साल आप टिक गए, 3 साल में आप अगर आपने यहाँ पे मार्केट में आपने बिता लिया समय, आप व्यापार कर गए, मुनाफा निकाल लिए, इसका मतलब है कि आप 1 से 2 से 4 दुकान कर पाएंगे, सफलता आपके पास रहेगी। लेकिन आपको गिव अप कभी नहीं करना है। इस तरह से आपको मैंने आज आपको पूरा 10 महत्वपूर्ण बात, तो आज आपने पूरे वीडियो में देखा कि कैसे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये 10 महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं। आगे अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो आपको चाहिए कि आपको क्या सवाल है, आपके पर्सनल आपका कोई क्वेरी है, आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, कोई आपका प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगा, एक बार आप कमेंट में लिख के बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, जिससे कि हमारा एक जो हौसला है बना रहेगा, हमें भी इसमें आगे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोग का फीडबैक हमें जरूरी है, जिससे हम समझ पाएंगे कि इस तरह के जो वीडियो हम अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्या ये आपके काम आ रहा है कि नहीं। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत सहायक होगा, आप भी अपने व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे। बस इसी तरह से हम अगले वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। अपना कैटलॉग है, अपना जो भी व्यापार है, आपके सामने साझा करते रहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।